हेलो दोस्तों, मैं आपका आपके अपने चैनल पढ़ाकू योद्धा में बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहला प्रश्न से आज से तुरंत शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते किसी भी बात में। हाँ, सिर्फ एक बात बोलूँगा दोस्तों कि अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक बात बताइएगा मुझको कि आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके। और एक और बात बता देता हूँ आपको, आज बहुत जल्दी जल्दी हम लोग समाप्त करेंगे आज के वीडियो को। प्रश्न ज़्यादा होंगे लेकिन समय कम लगेगा, ठीक है। और डिस्क्राइब करने में वैसे मैं कमी नहीं छोड़ूंगा, अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि स्पीड में तो चलूँगा लेकिन अच्छी अच्छी बातें आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का सबसे अच्छा है ना, सबसे बढ़िया फ़ायदा यही होता है कि हमको प्रश्न सॉल्व करने के, है ना, एक प्रश्न से बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करने के तरीके मालूम हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। तो दोस्तों, व्यंजनों की संख्या बताइए मुझको। जिनको हिंदी आसान लगती है वो बताइए सबसे पहले, है ना। मैं आपके लिए चारों ऑप्शन पढ़ूंगा ताकि आपको उत्तर चूज करने के लिए समय मिल जाए। 32, 34, 36 या 33। तो दोस्तों, इसका आंसर है 33, है ना। व्यंजनों की अगर संख्या देखी जाए, है ना, तो 33 मानी जाती है। किसी भी पेपर में आप 33 ही लेंगे, है ना, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। और अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपको 11 लेना है ना। 11 को व्यापम में आंसर ले चुका है ना, बता दे रहा हूँ मैं आपको। आप 13 कभी भी नहीं लेंगे, ना ही 10 लेंगे। कभी कभी बुक में 10 दिया रहता है और आपको लगता है कि 13 है करके, लेकिन लास्ट वाला तो छोड़ ही दिया जाता है, अम और आहा को, है ना। तो अम और आहा को आयोगवाह कहा जाता है। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, है ना दोस्तों। क्योंकि देखिए, आप खुद बोल कर देखिए, अम और आहा, है ना, स्वर जैसा नहीं लगता है ना। दो चीज़ें मिलकर उस बनाई गई है ऐसा लगता है ना। दो अक्षर मिलकर बनाए गए हैं ऐसा लगता है। इसीलिए क्या हो गया है, वो उसको स्वर में नहीं गिना जाता है। ठीक है, चलें आगे। तो चलते हैं दोस्तों, और गजब गजब के प्रश्न हैं आज हमारे सामने। शुद्ध वर्तनी वाले प्रश्न भी हमारे सामने आएंगे और संधि के भी प्रश्न हैं। और मैं अगर आपके सामने अगर बताऊं तो समास के भी प्रश्न हैं और भी नए नए प्रकार के प्रश्न हैं आपके सामने। उपसर्ग के भी प्रश्न हैं, प्रत्यय के भी प्रश्न हैं। ठीक है, चलते हैं जल्दी से। तो मैंने श्रृंगार आपको लिखना बताया था दोस्तों, कैसे लिखते हैं। इसमें आपने पढ़ ही लिया होगा कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। और श्रृंगार कई बच्चे ऐसा टिक करके आते हैं क्योंकि ऐसा ही लिखते हैं वो लोग, लेकिन सही वाला ये होता है दोस्तों, है ना। ये इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा इसलिए लिखा जाता है। देखिए, कभी भी आप कंप्यूटर में लिखना चाहेंगे, है ना, टाइपिंग में, और कभी भी मोबाइल में, तो ऐसा ही लिखा हुआ आता है जो कि गलत है ना, जो कि क्या है, गलत है। और ऐसा ही लिखा हुआ आता है कंप्यूटर और मोबाइल में, है ना, क्योंकि टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ऐसा टाइपिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ आ जाता है ना। तो हमको क्या लगता है, बच्चों को ये लगता है कि यही सही है, जबकि ये गलत है ना। कई बार इसको और कई बार ये प्रश्न आया हुआ है और इसी को ही आंसर लिया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। और कई बातों को अच्छे से समझाना पड़ता है ताकि आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर हो जाए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरे प्रश्न में आपने सभी ऑप्शन देख ही लिए होंगे और मैं आपको सीधे उत्तर बताता हूं दोस्तों। अध्येता का पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगर आपने पहले बार इस वर्ड को देखा है तो 100% गलत होने की संभावना है ना। कोई इसको मार देगा, कोई इसको मार देगा। क्यों मार देगा? क्योंकि पहली बार देखा है ना, पता ही नहीं है कैसे लिखते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना मस्ट है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। चलिए, कवित्री को लिख कर बताइए कैसे लिखते हैं दोस्तों। कवित्री लिखकर मैं आपको बताता हूँ। और कवित्री ऐसे लिखा जाता है, कवित्री, है ना। का और वाह में बिल्कुल मात्रा नहीं होती है ना। इस बात को आप लोग याद रखेंगे तो सेफ रहेंगे। ऐसे लिखते हैं कवित्री,
जो कि ऐसा ऑप्शन कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको? ऐसा ऑप्शन आपको किस में दिखाई दे रहा है दोस्तों? सी में। तो चौथा का सी लगा दीजिए। और ऐसा लिखा जाता है कवित्री। ये कवि का क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। अच्छा, नक्षत्र लिखा तो आपने कई बार देखा होगा, तो इसको तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बी लगा देते हैं डायरेक्ट। अच्छा हाँ, अंतर्ध्यान को बताइए क्या लिखा जाए? सी वाला ऑप्शन मुझको सबसे बेटर लग रहा है दोस्तों। आपको कौन सा लग रहा है? आपको ये तो नहीं लग रहा है दोस्तों? आपको ये वाला लग रहा होगा, है ना? तो ए को लगा दें दोस्तों, कि बी सी लगा दें? ये दोनों गलत हैं दोस्तों, इसीलिए मैं बोल रहा था। ये देखिए, अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है ना? इसीलिए बच्चों से कई बार गलती हो जाती है। हम लोग बोलते क्या हैं? अंतर्ध्यान। तो इसीलिए गलती होती है। उच्चारण अगर सही करे बच्चे ना, तो गलती भी कम होगी। ठीक है, तो उच्चारण पर भी ध्यान रखिए। और बढ़िया बढ़िया प्रश्न है आज, मज़ा आ जाएगा। और आ ही रहा है मज़ा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग। तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं दोस्तों। निसंदेह क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संधि जो शब्द है, कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। अच्छा, मुझको बताइए, संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? संतोष का क्या होगा दोस्तों? समधनतोष, समधनतोष। अच्छा, इसमें ऊपर में बिंदी लगाया हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना? और सहधनतोष, संधनतोष। तो अधिकतर बच्चे तो इसको लगा देंगे, डी वाले को, है ना? क्योंकि संतोष कैसा पढ़ रहे हैं हम लोग? संतोष। तो वास्तव में वो संतोष किस से बना है दोस्तों, है ना? ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शब्द पर जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, संतोष, तो आपको लगेगा कि संतोष, तो ऐसा संधि विच्छेद कर देंगे, जबकि होता समतोष है ना? क्या होता है? समतोष। और अगर एक और प्रश्न का उत्तर मैं बताऊं, तो इसमें उपसर्ग भी सम है ना? संतोष में कई बार उपसर्ग पूछा गया है, सम होता है उपसर्ग दोस्तों, है ना? इस बात को याद रखिएगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत ही डीप बात है, गहरी बात है। संधि जो होती है ना, उपसर्ग में संधि होता है। ठीक है, संधि का प्रयोग हो सकता है, प्रत्यय में संधि का प्रयोग नहीं होता है कभी भी, है ना? अगर प्रत्यय कोई लगी हुई है तो वहाँ पर संधि नहीं होती है कभी भी, लेकिन जहाँ उपसर्ग है वहाँ संधि हो सकती है। तो इसीलिए इस बात को याद रखिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो संधि का विच्छेद है तो सम नहीं होगा उपसर्ग, ऐसा मत सोचिएगा, है ना? ऐसा सोचकर कई बार गलती कर देते हैं बच्चे, क्योंकि ऐसा तो संधि में होता है, उपसर्ग में थोड़ी होता है। तो उनको लगता है कि हमको लगाना चाहिए सन, है ना? उपसर्ग में क्या लगा देना चाहिए? सन, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, बहुत गहरी बात बता दी। और बहुत प्रश्न बनेंगे आगे, तो आप 100% आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे उन प्रश्नों पर। और उज्ज्वल देखिए दोस्तों, उज्ज्वल गजब का प्रश्न आ गया फिर से, उज्ज्वल। और उज्ज्वल का संधि विच्छेद पूछा है आपसे, है ना? तो सबसे पहले तो आप लोग इसका उच्चारण ही देख लीजिए, है ना? वर्तनी ही देख लीजिए, दोनों जा आधा है और इसको कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आधा जा वाला देख लीजिए पहले तो। हाँ, तो आधा जा वाले दो दिखाई दे रहे हैं इधर, है ना? ज्वल, ज्वल, लेकिन एक ता में आधा ता नहीं है और इसीलिए गलत हो गया वो वाला, और बी इसीलिए सही हो जाएगा। और यहाँ पर भी अगर आपसे उपसर्ग पूछ लेना तो उत उपसर्ग है, यहाँ पर उत उपसर्ग है। उल्लास में भी उत उपसर्ग होता है, उल्लास में, है ना? क्योंकि उत धन लास होता है ना। तो देख लीजिए क्या होता है, और बिल्कुल याद रखिएगा। और निसंदेह व्यंजन संधि है। अगर आपसे संधि पूछ लिया जाए उज्ज्वल में कौन सी संधि होती है, बिना संधि विच्छेद करे भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी, तो आप बताएंगे व्यंजन संधि। ठीक है, ऊपर हमने देखा संतोष, उसमें भी कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ठीक है दोस्तों, तो व्यंजन संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके भी बढ़िया बढ़िया नियम हैं। मैंने एक वीडियो में आपको कुछ बातें अच्छी उसके बारे में बताई भी थी। अच्छा, जल्दी से चलते हैं अगले प्रश्न पर। विश्वामित्र का संधि विच्छेद कर दीजिए। और निसंदेह आप कर चुके होंगे, मुझको पता है दोस्तों। इसका होगा विश्वधन अमित्र और विश्वामित्र हो जाता है इस प्रकार से।
तो देखिए क्या होता है इसमें, बड़ी आ की मात्रा बन जा रही है, दोनों दो छोटी आ की मात्रा से बड़ी आ की मात्रा बन रही है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब यही है कि ये जो है स्वर संधि है, और उसमें भी क्या, स्वर संधि के अंदर भी दीर्घ संधि है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न भी आ गया गजब का, संगम का संधि विच्छेद पूछा गया है, संगम। और आप बच्चे अब धोखा नहीं खाएंगे क्योंकि मैंने बता दिया है क्या होगा, समधन गम होगा दोस्तों, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है, बी। और इसमें अगर आपसे उपसर्ग पूछ ले तो क्या होगा, सम होगा। तो ये बात है। तो आ रहा है ना मज़ा। अब देख लेते हैं समास शब्द का अर्थ। हाँ, कितना बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही सरल प्रश्न, इतना सरल प्रश्न पूछ लिया है। समास शब्द का अर्थ है, ए होगा दोस्तों, है ना, 12 का ए। हाँ, अगला प्रश्न थोड़ा सा खतरनाक दिखाई दे रहा है, अनायास में समास है। जो पढ़ा होगा उसके लिए तो बहुत आसान है, लेकिन अनायास में कौन सा समास है, चलिए बताइए। तो अनायास नई तत्पुरुष समास होता है इसमें, है ना दोस्तों। अनपढ़ है ना, अन से जो बने हुए शब्द हैं जिसमें नकारात्मक भाव निकलता है, जो है ना, उसमें नई तत्पुरुष समास होता है। जैसे अनपढ़ है, बिना पढ़ा हुआ, है ना। अनपढ़ का क्या होता है, समास विग्रह, ना पढ़, है ना। और आजन्म, है ना, आजन्म। तो आजन्म मतलब जो है, अच्छा वो तो अलग हो गया, वो तो अलग हो गया दोस्तों, वो तो जन्म भर वाला, वो तो अवयवी भाव समास में चले गया। एक और चीज़ होती है कि अगोचर, है ना, अगोचर मतलब नागोचर, है ना। अदृश्य मतलब जो दिखाई नहीं देगा, है ना, जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ना दृश्य। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे हो गया, और बताऊं क्या दोस्तों। अच्छा टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, उदाहरण देते देते टाइम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए चलते हैं आगे, जल्दी से ख़त्म करेंगे बोले हैं आज। उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो दोस्तों उपसर्ग का जो प्रयोग होता है शब्द के आगे होता है, आप सभी को पता है। और इतना आसान प्रश्न अब शायद नहीं पूछेगा, पहले पूछ चुका है ये, शब्द के आगे। अब जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होगा वो नहीं बना पाएगा हालांकि, लेकिन अधिकतर बच्चे इसको बना लेंगे। उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगता है। अब देखिए उपसर्ग से प्रश्न आने शुरू हो गए। अब पूछेगा आपसे ज़बरदस्त बातें। पुरोहित में बताइए उपसर्ग क्या है, पुरस है, पुराहा है, पूरा है, या पुर है दोस्तों। सबसे पहले ये समझ लीजिए, पुरोहित है ना, पुर धन रोहित होता है ना, क्या होता है दोस्तों। पुरोहित का संधि विच्छेद करके बताइए मुझको, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो है क्या होगा। बताइए दोस्तों। तो पुरह धन हित होता है ना, पुरह धन हित। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या होता है, ये जो संधि का प्रयोग जो है उपसर्ग में होता है, इसीलिए बी जो है आंसर है। तो इस प्रकार से आपके बहुत सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अगला प्रश्न तो बहुत खतरनाक पूछ लिया है, खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है। अब देखिए, अरबी और फारसी में पढ़ा चुका हूँ आपको, याद करा भी चुका हूँ बहुत सारे शब्द। और मैंने एक बात आपको बोली थी कि जब कबूतर, है ना, कबूतर को बिल्कुल जब सरकार द्वारा लगाम लगाकर, है ना, कबूतर पर क्या करा दिया गया था, उसको खाक रंग करा दिया गया था, तब फिर सब खुशनुमा हो गया था, है ना। और उसमें एक लाइन मैंने लिखी हुई थी कि गुलाब जो शब्द है क्या है, फारसी शब्द है, फारसी शब्द है। तो सब अब क्या हो गया है, खुशी से चल रहा था, है ना। उसके बाद क्या लिखा था मैंने, एक खुशी से एक लाइन लिखी थी, उसमें खुशी शब्द आया था, है ना। उसको मैं शायद अंडरलाइन करना भूल गया था, लेकिन खुशी जो शब्द है दोस्तों, या खुश जो शब्द है, ये जो है फारसी शब्द है ना। और इसीलिए आप लोग लगा दीजिए यहाँ पर, क्या लगा दीजिए, बी लगा दीजिए, बी लगा दीजिए ऑप्शन। और इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो गया है, फारसी हो गया है। तो खुशकिस्मत में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, फारसी उपसर्ग है। तो ऐसा भी प्रश्न बन गया है, देखो खतरनाक प्रश्न, जो पढ़ा होगा वही बना पाएगा, है ना। तो खुशकिस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है, फारसी।
खुश जो है फारसी भाषा का उपसर्ग है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो किस्मत शब्द है ना दोस्तों, ये शब्द जो है तुर्की भाषा का है। और अभी तक मैंने आपको तुर्की का नहीं दिया है, अभी तक क्या बोलते हैं ट्रिक नहीं दिया है। तुर्की का भी बहुत स्पेशल ट्रिक है, कहानी के माध्यम से ही याद करेंगे। लेकिन होता क्या है कि एक साथ सबको बता दूंगा तो शायद मिक्स हो जाए। एक दो बच्चे डर भी रहे थे इस बात से, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा रोक कर रखा है उसको। मैंने पहले देशज शब्द को लाया ट्रिक के माध्यम से, क्योंकि देशज बिल्कुल अलग होते हैं इनसे, तो उसमें कन्फ्यूज़न होने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं थी। और देशज शब्द भी बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन अगर बुकों को देखोगे आप लोग, है ना, बहुत सारे बुक्स आपके पास होंगे तो बहुत सारे बुक्स में क्या होता है कि बहुत कम शब्द दिए हुए हैं, है ना, और प्रश्न में बहुत सारे शब्द पूछ लिए जाते हैं पेपर्स में। तो ऐसे में तो गड़बड़ है ना, इसीलिए मैंने आपके लिए बहुत सारे शब्दों को मस्त एक कहानी के माध्यम से याद करा दिया है। तो जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, चलते हैं आगे। और दोषहर्ता में प्रत्यय पूछा जा रहा है दोस्तों, और प्रत्यय आपको पता है कि पीछे लगता है ना। तो जैसे दोषहर्ता हो गया, दुखहर्ता हो गया, तो हर्ता जो शब्द है इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो आपको पता चल गया कि ये क्या है दोस्तों, ये पीछे लगने वाला शब्द है, और इसी कारण से ये क्या है, प्रत्यय है। तो हर्ता को लगा दीजिए। और 17 प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों, है ना। और जल्दी जल्दी प्रश्न सॉल्व करते हैं। और 18 से 20 के लिए कुछ हमको दिया हुआ है निर्देश। नीचे विशेषण शब्द दिए गए हैं, इसके साथ प्रयुक्त होने के लिए विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा शब्द दिए गए हैं। आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो ये लीजिए, विकल्प दे दिए गए हैं 4 आपको, और विशेषण से प्रश्न आ गया है इस बार विशेषण से प्रश्न आ गया है। तो तंग है, मेरी कमीज तंग है ना। तो तंग है मतलब विशेषण है ये। तो तंग हाल भी बोलते हैं, हाल होता है जो आपको पता है, जो हाल का मतलब पता है ना दोस्तों, घर का जो हॉल होता है उस हाल की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो तंग गली भी होती है, तंग कमीज भी होती है, तंग कामना नहीं होता है दोस्तों। ये गलत बात बोल दी इसने, और इसीलिए ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गलत विकल्प का ही तो चयन करना है ना। देख लीजिए, याद रखा कीजिए इस बात को, है ना। टिक कर सबसे पहले लाइन खींच कर रख लिया करें कि सत्य बताना है कि असत्य, गलत बताना है कि सही, नहीं तो बहुत गड़बड़ी होती है इस बात में, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब दिया हुआ है और गजब का दे दिया है, सीधा। तो यार सीधा सवाल है मेरा, ऐसा बोलते हैं ना, मेरा तो सीधा सवाल है। मतलब सवाल की खासियत क्या है, सीधा है ना, सीधा आदमी है, आदमी बहुत सीधा है, ठीक है। तो किसी आदमी की हम बात कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि ये आदमी, है ना, वह आदमी क्या बोलते हैं, वह आदमी बहुत सीधा है। तो उसकी विशेषता बता रहा है, मतलब ये विशेषण है एक्चुअली। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि विशेषण शब्द दिया हुआ है और आपको प्रयोग कर करके देखना है। तो प्रयोग आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा गलत है। तो सीधा रास्ता होता है, सीधा आदमी होता है, सीधा सवाल भी होता है, लेकिन सीधा मूर्ति बोल कर देखिए, फीलिंग गलत आ रही है ना, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। सीधा मूर्ति, है ना, तो ये जो है फीलिंग गलत आ रही है, तो ये जो है मूर्ति। अच्छा, प्रिय दिया हुआ है, तो प्रिय विषय भी होता है, प्रिय कवि भी होता है। अच्छा, प्रिय बैरी भी होता है क्या किसी का दोस्तों? प्रिय बैरी कभी नहीं होता, बैरी जो है हमेशा प्रिय होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो ये जो है आपका सी ऑप्शन हो गया। अगला जो ऑप्शन है मित्र, तो हाँ, मित्र जो है प्रिय होता है, तो ये बात है। तो चलते हैं आगे, 20 प्रश्न हो गए हैं हमारे, जल्दी जल्दी से। अब आ गया बेमेल वाला, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है आपसे। और देखिए प्रश्न पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। नीचे प्रत्येक में 4 शब्दों के समूह हैं, है ना। प्रत्येक प्रश्न में क्या है, 4 शब्दों के समूह हैं, और एक शब्द जो है बेमेल है, उसका चयन कीजिए, उसका चयन कीजिए। तो उसका चुनाव करना है दोस्तों हम लोगों को, है ना। तो चुनाव करके बताइए। तो पहला प्रश्न तो आपने पढ़ ही दिया होगा, चलिए फिर भी मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। प्रत्यक्ष,
साक्षात, साकार, सम्मुख। तो दोस्तों प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है बताइए मुझको। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हुआ है ना, तो साक्षात मेरे सामने उसने उसको थप्पड़ मारा है ना, तो साक्षात भी प्रत्यक्ष का ही अर्थ है और सम्मुख भी उसी का अर्थ है दोस्तों, है ना। साकार जो है इसका अर्थ नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल, और सी को लगा लीजिए आंसर में। और दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, पीडीएफ तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर वीडियो की पीडीएफ डाल रहा हूं। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिए। और एक वीडियो में तो मैंने आपके कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया था ताकि आपको खोजने में परेशानी मत हो। हर वीडियो में डाल सकता हूँ कमेंट बॉक्स में, लेकिन अभी तक आपने पीडीएफ कुछ नहीं बोला तो मैं इसलिए कुछ नहीं कर रहा था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन मैं डालते जा रहा हूँ, वहाँ से आप लोग बिल्कुल देख लीजिए, है ना। हर वीडियो को आप देख सकते हैं और क्या है अपने पास रख लीजिए, और कुछ दिनों बाद आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए जो प्रश्न है उसको, है ना। और आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, बातें याद आ रही हैं कि नहीं, इस बात को आप लोग टेस्ट के हिसाब से, है ना, टेस्ट के समान चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये फ़ायदा होगा आपको। तो चले, निःशुल्क है बिल्कुल पीडीएफ, है ना, वहाँ पर लिंक होगा, उसको आप टच करेंगे और आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, और 22वां प्रश्न है। अंत दिया है, प्रवेश दिया है, छोर दिया है, सिरा दिया है। तो प्रवेश कहाँ से करते हैं दोस्तों? छोर से ही तो करते हैं ना, सिरा से ही तो करते हैं ना। तो इसीलिए जो है अंत गलत हो जाएगा। कैसे? तो इसीलिए अंत को लगा देते हैं दोस्तों कई बच्चे, लेकिन ये हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अंत का ही मतलब छोर होता है ना, छोर। किसी वस्तु का छोर आ गया तो उसका अंत आ गया। रेलगाड़ी का छोर आ गया तो उसका अंत आ गया, है ना। उसका सिरा आ गया मतलब उसका अंत आ गया। तो इसमें प्रवेश जो है ये सही है ना। तो इसमें जो प्रवेश है यही बेमेल है, तो लगा दीजिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 23वां चलते हैं दोस्तों, 23वें प्रश्न पर। अंक दिया है, चिन्ह दिया है, निशान दिया है, संख्या दिया है। तो इसमें तो आप बिल्कुल कंफ्यूज होंगे, मुझको पता है, क्योंकि अंक और संख्या एक समान लग रहे हैं, चिन्ह और निशान एक समान लग रहे हैं, है ना। चिन्ह मतलब ही तो निशान होता है ना, और अंक मतलब संख्या होता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अंक मतलब जो है चिन्ह भी होता है, निशान भी होता है, लेकिन संख्या जो है ये बेमेल है। ठीक है, इसका मतलब चिन्ह और निशान नहीं होता है, तो ये बेमेल है। तो यहाँ पर आप लगा दीजिए चौथा ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, अब चौथा ऑप्शन तो सही मार दिया हम लोगों ने। अब चलते हैं 24वें में। तो 24वां जो है, अंधेर, धांधली, अशांति, अन्याय। तो अंधेर मतलब क्या होता है दोस्तों? भाई अंधेर नगरी है, अन्याय की नगरी है, यहाँ धांधली बहुत होती है। तो ये सब एक शब्द है ना, तो ऐसा पहचानना आना चाहिए। ठीक है, ये सब एक शब्द हैं, तो एक ही अलग है, तो इसी को आंसर लगा दीजिए। ठीक है, अब 25वें पर अगर चलूँ मैं, तो अनिष्ट हो गया मेरा, अशुभ हो गया मेरा, अहित हो गया मेरा, हानि हो गई मेरी। तो हानि होना और अशुभ होना दो अलग अलग बातें हैं। अहित होना और हानि होना एक जैसा लग रहा है, एकदम सा, है ना, एकदम एक जैसा लग रहा है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है बच्चों को, जबकि डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आ गए हैं आपके सामने पर्यायवाची वाले शब्द, और गजब के प्रश्न उठाए हैं इस बार। चलिए बता दीजिए कौन सा सही है। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये देखिए क्या बोल रहा है, नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। पता चला, आपने देखा बिना पानी लगा दिया, टिक बिना पानी और चल, है ना, और चल दिए, तो ऐसे में हो जाएगा गलत, है ना। अच्छे से पढ़िएगा प्रश्न को। ठीक है, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बिना पानी तो है, शारदा भी है। अच्छा, वाणी और कमला में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। तो कमला तो दोस्तों लक्ष्मी माता का होता है, है ना, माता लक्ष्मी का होता है। तो इसलिए दोस्तों यही जो है क्या है, पर्यायवाची नहीं है सरस्वती का। जबकि वाणी है। अगर विमला बोलता तो विमला भी पर्यायवाची किसका है?
माता शारदा का है, भारती बोल देता है तब भी, महाश्वेता बोल देता है तब भी सरस्वती माता का पर्यायवाची है। हमारी माता सरस्वती का पर्यायवाची है महाश्वेता, वागेश्वरी, वागीश। तो ये सब भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, भुजंग का देखिए, भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बताइए दोस्तों। अच्छा, इसमें तो बड़ा आसान ऑप्शन दे रखा है, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। व्याल, गरुड़, सर्प, पन्नग। हाँ बताइए दोस्तों, पन्नग होता है कि नहीं होता है? पन्नग, सर्प दिया है, व्याल दिया है, गरुड़ दिया है, तो गरुड़ तो बिल्कुल अलग हो गया ना। तो गरुड़ को ही मारिए सबसे पहले, है ना। यही क्या है, आंसर है। पर्यायवाची शब्द नहीं है ना भुजंग का। भुजंग मतलब सर्प होता है ना, तो सर्प मतलब पन्नग भी होता है, इस बात को याद रखिएगा। पन्नग भी होता है, व्याल भी होता है, ठीक है। क्या क्या बताया मैंने? व्याल भी होता है, सर्प भी होता है, पन्नग भी होता है। गरुड़ नहीं होता है दोस्तों। गरुड़ तो एक अलग ही प्रकार का जानवर है ना। गरुड़ तो सर्प का दुश्मन होता है, तो इसको तो बिल्कुल आपने पहचान लिया होगा, इसीलिए मैंने बोला आसान है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या बोला, आसान है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और 28वां का बताइए। ये भी आपके लिए आसान है, क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ अपने पिछले वीडियोस में। और जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो घन। जलद मतलब क्या होता है दोस्तों? जलद मतलब बादल बताया था मैंने ना, और बादल का मतलब ही तो घन होता है ना। वारिद होता है, जो है जल के पर्यायवाची में अगर दा लगा देंगे तो सारा बादल का पर्यायवाची बन जाता है, मैंने आपको बताया था। अंबर भी होता है, लेकिन बलाहक नहीं होता है दोस्तों, है ना। ये बलाहक नहीं होता है, तो इस डी को ऑप्शन लगाइए, और डी आपका बिल्कुल सही है। अब अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोल रहा है ना। तो अनुचर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनुचर मतलब तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अनुचर मतलब क्या होता है। तो अनुचर मतलब होता है नौकर, और नौकर को ही चाकर भी कहते हैं। नौकर को ही चाकर भी कहते हैं, भृत्य भी कहते हैं, और सेवक भी कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आपका निर्जर जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, और सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है ना। क्योंकि पूछा क्या गया है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। और 29 प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों हमारे, और जल्दी जल्दी कर रहे हैं आज हम लोग। और देखिएगा कि आज हम लोग बहुत कम समय में बहुत सारे प्रश्न कर लेंगे। अभी आपके थोड़ा सा समय और ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए, बात ये हो जाती है कि अच्छी अच्छी बातें बतानी ज़रूरी है, तभी वीडियो में मज़े है और आपको सीखने को मिलेगा, है ना। उत्तर बताते जाऊँ तब तो वो तो रट्टा मारने जैसा हो जाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये देखिए, गजब प्रश्न दे दिया है। और चतुर को ही दक्ष बोलते हैं, मैं बता दूं आपको। नागर बोलते हैं, जो नगर में निवास करता है उसको भी नागर बोलते हैं। और नागर का शाब्दिक अर्थ होता है चतुर, ठीक है। जो किसी, देखो पटु दिया है, तो पटु मतलब भी चतुर होता है। तो कैसे याद रखेंगे? जो किसी को भी, है ना, किसी भी बात में पटा लेने में समर्थ हो, उसी को तो चतुर कहते हैं ना। जो किसी भी बात में किसी को पटा लेने में क्या हो, समर्थ हो, तो उसी को क्या कहते हैं, पटु, है ना। पट्टू मतलब चतुर। और देवप्रिय तो एक अलग ही हो गया दोस्तों, है ना। देवप्रिय अलग हो गया, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि चतुर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है यह पूछा गया है। तो जब ऐसा प्रश्न बन जाता है तो आपको बहुत सारे पर्यायवाची याद रखने जरूरी हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रकार के प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। और अगला प्रकार दिया हुआ है, वास्तव में दोस्तों ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, उसी से उठाया गया प्रश्न है। और पूछा गया है कि नीचे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं। 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। तो दोस्तों 31 प्रतिघात मतलब भारी चोट होता है ना,
भारी चोट होता है ना दोस्तों, कि उल्टे हाथ से चोट होता है? क्या होता है दोस्तों बताइए? आप इसी में कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना? भारी चोट, उल्टे हाथ से चोट, और कंफ्यूज होना भी बनता है। देखिए ये भी कंफ्यूज होने लायक है। हत्या भी, देखिए हत्या मतलब प्रतिघात किया उसके ऊपर, ऐसा बोलते हैं कभी कभी, तो लगता है कि हत्या कर दी, है ना? तो ये भी देखिए पूरा कंफ्यूजिंग चल रहा है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो प्रतिघात मतलब होता है दोस्तों चोट के बदले चोट करना। आपने फिल्म देखा होगा बाहुबली, उसमें कटप्पा बोलता है, कटप्पा क्या बोलता है? प्रतिघात, है ना? क्यों बोलता है? जब शत्रु सेना जब उनके तरफ आ रही होती है चोट करने, तो वो बोलता है अपने सेना को कि क्या करो? प्रतिघात करो, चोट के बदले चोट करो। ठीक है, तो ये बात है। तो प्रतिघात का अर्थ आप लोगों ने बिल्कुल समझ लिया होगा। चलते हैं दोस्तों। अशक्त, जो अशक्त है बेचारा, उसको क्या बोलेंगे अब, है ना? जो अशक्त है उसको क्या बोल सकते हैं अब बताइए आप? अक्षम होता है वो, है ना? जो सक्षम ही नहीं है बेचारा अशक्त है, अक्षम है। तो ये बात है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात थी नहीं, लेकिन जो पढ़ा होगा वही बनाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि बहुत आसान है, ठीक है? अच्छा, रंग भवन, तो रंगा हुआ भवन, नाट्यगृह, रंग बनाने का कारखाना। अच्छा, रंग बनाने का कारखाना भी दिया हुआ है। रंगरेलियाँ बनाने का स्थान, तो बहुत खतरनाक ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन होता रंग भवन का क्या है? रंगा हुआ भवन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, रंगा हुआ भवन नहीं होता है। रंग भवन मतलब होता है आपका नाट्यगृह है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग, त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ मतलब क्या होता है दोस्तों? 3 समय तक, तीनों समय होने वाला, कालातीत, सर्वज्ञ। तो मेरे ख्याल से तो तीनों समय होने वाला होगा, है ना? त्रिकालज्ञ, है ना? नाम से तो ऐसा लग रहा है कि तीनों समय होता होगा, तो भी लगा देते हैं, भी लगा दें दोस्तों कि 3 समय तक कि सर्वज्ञ होगा। सोच के बताइए। तो आपने सोच लिया होगा, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, त्रिकालज्ञ मतलब होता है तीनों कालों को जानने वाला। तो जो तीनों कालों को जान लिया, है ना, उसके लिए और जानने के लिए क्या बचा? तो इसीलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है। तो ये बात है। अच्छा, 35वां प्रश्न देखिए, उतंग, है ना? उतंग। अच्छा, इसका जब अगर आपसे वर्तनी, शुद्ध वर्तनी पूछ लेना, तो याद रखिए आधा ता लगा हुआ है इसमें, है ना? देख लीजिए ध्यान से, आधा ता लगा हुआ है। इसी प्रकार से कई बार जो है ता जो लगा होता है ना, आधा ता इसी प्रकार से लगाया जाता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जैसा कि उत्तर में भी लिखा होता है ना, उत्तर में ऐसा, तो उसी प्रकार से लगा हुआ है। तो मैं बताऊं दोस्तों उतंग का अर्थ, तो इसका अर्थ होता है सी, ठीक है दोस्तों, ऊंचा। और इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत जल्दी 35 प्रश्न सॉल्व कर लिए, सब कुछ समझते हुए, बहुत सारी बातें है ना, जानते हुए, बहुत कुछ समझते हुए, और अच्छी अच्छी बातें हमने बीच बीच में की भी, और कुछ कुछ मैंने आपको सूचनाएं भी दी। तो फिर भी जल्दी कर लिया हम लोगों ने प्रश्न को, और समझाना ज़रूरी होता है, आपको उत्तर देने का भी थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है। तो ये सब बातें देखनी पड़ती है दोस्तों, है ना? एक वीडियो में बहुत कुछ देखना पड़ता है, और कंटेंट को एक अच्छा कंटेंट रखना पड़ता है, तब जाके मज़ा आता है, ठीक है। और तभी जाकर हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो पाएगी। अच्छा दोस्तों, जो नए बच्चे होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो दोस्तों शेयर कीजिएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।